पंजाब में कई साल के बाद पतंगबाजी दोबारा से शुरू हो रही है। बसंत के मौके पर हर साल पंजाब में खसूसी तौर पर पतंगबाजी ज़्यादा ही जोश व खरोश के साथ मनाई जाया करती थी। ये एक बहुत बड़ा इवेंट हो गया था। इसमें शिरकत के लिए लोग बाहर से, दूसरे मुमालिक से भी पाकिस्तानी आ जाया करते थे। हो सकता है कुछ गैर मुल्की भी शौक की खातर पाकिस्तान लाहौर आते रहे हों। बहरहाल इसको रोक दिया गया था क्योंकि ये जानलेवा खेल बन गया था। जिस तरह की डोर इस्तेमाल होती थी, जो कुछ होता था, इसको मद्देनजर रखते हुए बाकायदा कानून साजी की गई और पतंगबाजी पर पाबंदी लगा दी गई। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा इक़्तिदार में आई हैं तो ये शाहाना शौक इस हुकूमत को चुराया है। हुकूमत को नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज शरीफ साहिबा को ये शाहाना शौक, लेकिन खर्चा किसका? खर्चा अपना नहीं, हुकूमत के खर्चे पर ये सारा कुछ किया जा रहा है। आपको पता होगा कि ईद मिलादुन्नबी पर जो चरागाह किया गया था, कहा गया कि उस पर 34 करोड़ रुपए का अखराजात आए हैं। इस पर भी कुछ लोगों की तरफ से एतराज़ किया गया कि रंगो रोशनी के लिए इतने ज़्यादा चरागाह करने के लिए इतना ज़्यादा खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन इस पर जिस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, कहा जा रहा है कि 91 करोड़ रुपया सजावट पर लगाया जाएगा, तज़यीन और आराइश पर लगाया जाएगा, लाहौर की खूबसूरती पर लगाया जाएगा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से इतनी ज़्यादा दिलचस्पी ली जा रही है कि एक मामूली सा इवेंट है। जिस तरह से पाकिस्तान के और पंजाब के मसाइल हैं, इसके मुकाबले में ये एक छोटी सी एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा का सारा ध्यान इसी की तरफ है। जब लाहौर में आज से कोई 25-26 साल पहले ये बसंत मनाई जाया करती थी, हम भी इसको देखा करते थे। मुझे याद आ गया कि गांव में रहते हुए बचपन में, मेरा ख्याल है कोई 9-10 साल उम्र होगी, इस मौके पर भी हम गुड्डियां उड़ाया करते थे। लेकिन शहर में गुड्डी उड़ाने, पतंग उड़ाने और पिंड में उड़ाने का बहुत ज्यादा उन दिनों फर्क हुआ करता था। आज शायद है या नहीं, क्योंकि उन दिनों में वो डोर हमारे पास नहीं हुआ करती थी, बल्कि ये रील, ये धागा, ये जो नलकी है, ये कपड़े सिलाई करने वाला धागा, इसी को लेकर हम उससे गुड्डी उड़ा दिया करते थे। और हमसे उस तरह से गुड्डी या पतंग हवा में नहीं जाती थी जिस तरह से यहाँ पे जाती है। उसके साथ हमें दुम की सूरत में एक छोटा सा कपड़ा, लीर बांधनी पड़ती थी जिससे ये गुड्डी या पतंग उड़ जाया करती थी। मुझे याद है कि एक नलकी लगाई, दूसरी नलकी लगाई और नलकी का धागा खत्म हुआ, तीसरी नलकी पास नहीं थी और नहीं याद रहा कि धागा खत्म होने वाला है, और वो धागा खत्म हुआ तो पतंग हाथ से निकली और आगे चलती गई। हमने बड़ी दौड़ लगाई, बाकी भी मेरे साथ लड़के थे, हमने भाग के डोर पकड़ने की कोशिश की। मेरा ख्याल है कि खेतों से गुजरते हुए, उन दिनों चावल की फसल थी, उसमें से गुजरते हुए हमने कोई 1-1.5 किलोमीटर का फासला तय किया, लेकिन हमारे हाथ कहाँ से डोर आनी थी। ये मैंने ऐसे ही आपको एक वाकया बता दिया। तो आ जाते हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जिस तरह से वो दिलचस्पी ले रही, जरा उनकी ये गुफ्तगू मुलाहिजा कीजिए। ये पंजाब की वज़ीर आला, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, उसकी वज़ीर आला पतंगबाजी के हवाले से बराह रास्त क्या कह रही हैं? जो परमिसिबल काइट फ्लाइंग मटीरियल है, अगर उसकी वायलेशन हुई तो उसकी सज़ा बहुत सख्त है, अप टू 5 years है और नॉट लेस देन 1 year है। ये बहुत ग्रेव सीरियस पनिशमेंट्स हैं और ये इसलिए रखी गई हैं, ये आवाम को सज़ा देने के लिए नहीं रखी गई हैं, सख्ती बरतने के लिए नहीं रखी गई। ये सिर्फ इसलिए रखी गई हैं कि जो एक एक कीमती जान है उसको बचाया जा सके और आवाम के जान का और उनकी जो सलामती है उसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। अब इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो डिटेल में भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन जो डोरें अलाउड हैं वो पिन्ना अलाउड है, चरखी अलाउड नहीं है। जो डोर मेड ऑफ कॉटन मटेरियल है, कॉटन से जो डोर बनी है, वो जिसका जो 9 धागे से ज़्यादा का या 9 तार से ज़्यादा का जिसका जो ना हो वो अलाउड है। धाती तार या वो तार जिसके अंदर मेटल इंक्लूजन्स हों या कोई नायलॉन थ्रेड हो। केवलार जो है, जो एक ऐसा मटेरियल है जो बुलेट प्रूफिंग में इस्तेमाल होता है, उस मटेरियल की कोई भी जो तार है, कोई भी डोर है, वो अलाउड नहीं है। गलत डोर इस्तेमाल करने पे भी 5 साल तक की सज़ा है, 5 मिलियन रुपए तक की सज़ा है। और जो बसंत से पहले यानी कि 6, 7 और 8 तारीख से पहले, 6, 7 और 8 फरवरी से पहले, बसंत की कमेंसमेंट के साथ, उसकी अनाउंसमेंट के पहले अगर कोई काइट फ्लाइंग करेगा या पतंग उड़ाएगा, उसके लिए भी जो है वो एक तो इम्प्रिजनमेंट है, 20 लाख रुपया फ़ाइन है। प्लीज़ याद रखिए, मैं बार बार यही बात करती हूँ कि ये आपकी सलामती के लिए,
آپ کی زندگی کے لیے, آپ کی صحت کے لیے. اس سے میرا کوئی ذاتی نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے, لیکن اگر آپ کا خدا نخواستہ کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ مریم نواز شریف کی ذمہ داری ہے. اور اسی طرح ہم نے ویسل بلوورز کا بھی ایک پورا نظام رکھا ہے. پتنگ کی جو اسپیسیفکیشن ہے 35 انچز سے زیادہ بڑی پتنگ کی اجازت نہیں ہے, اور ایک وہ جو بڑی پتنگ ہوتی ہے جس کو گڈا کہتے ہیں, وہ بھی 40 انچز سے بڑے گڈے کی اجازت نہیں. یہ آپ نے سن لیا مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کہا گیا کہ اگر ایسا کیا تو ایسا ہوگا, ایسا کیا تو ایسا ہوگا, یہ ڈور استعمال ہوگی. اور بھی ان کی طرف سے بہت کچھ بتایا گیا, جرمانے کا بتایا گیا, لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اگر عمران خان کی تصویر کسی گڈی پر لگی ہوگی, پتنگ پر لگی ہوگی, تو اس کو کتنا جرمانہ کیا جائے گا. اور ہو سکتا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی تصویر بھی گڈیوں پر, پتنگوں پر لگی ہو, عمران خان کی بھی لگی ہو, گو کے بیچنے پر پابندی ہوگی. یہاں پہ ایسے متوالے تحریک انصاف کے PTI کے موجود ہیں جو عمران خان کی تصویر کا اسٹیکر لگا کر گڈی اڑائیں گے, اور اوپر جا کے ہو سکتا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی تصویر والی گڈی اور عمران خان کی تصویر والی گڈی ان میں پیچا لگ جائے تو اس کا کیا جرمانہ کیا جائے گا, یہ بھی محترمہ کی طرف سے نہیں بتایا گیا. بہرحال ہم اس کی مخالفت و بسنت بازی کی نہیں کرتے. اگر پورے حفاظتی اقدامات کے ساتھ یہ بسنت منائی جائے اور ایک بھی بندہ اس سے متاثر یا زخمی نہ ہو تو بہتر ہے, لیکن اگر ایک بھی بندے کا خون بہتا ہے تو یہ حکومت اس کی ذمہ دار ہوگی. اور جس طرح سے انہوں نے ساری ٹریفک بھی عام کر دی ہے, مفت کر دی ہے, فری کر دی ہے, تو لاہوریوں کے لیے اس میں ایک اور جاذبیت بھی آ جائے گی. چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف. یہ پریس کلب کے حوالے سے الیکشن ہے. لاہور پریس کلب کے الیکشن ہوئے. گو کہ یہ کوئی بڑی خبر نہیں ہے, عام بندے کو اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے, لیکن صحافیوں کو اس سے دلچسپی ہو سکتی ہے. لاہور کا پریس کلب کراچی کے بعد شاید سب سے بڑا پریس کلب ہے, اور اس کے انتخابات ہر سال ہوتے ہیں. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جرنلسٹ پینل جس کی سربراہی کر رہے تھے ارشد انصاری صاحب, اور ان کے مقابلے میں اعظم چودھری صاحب کا پینل تھا. گرینڈ الائنس کو اس کا نام دیا گیا تھا, اور اس میں ارشد انصاری کے پینل کی طرف سے تقریباً کلین سویپ کیا گیا ہے. ایک نائب صدر گرینڈ الائنس کی کامیاب ہوئی ہیں, ناصرہ عتیق صاحبہ. باقی سارے کے سارے ارشد انصاری کے گروپ کے لوگ کامیاب ہوئے ہیں. میرا خیال ہے ان کے نام آپ کے سامنے رکھ دینے چاہیے جنہوں نے کامیابی حاصل کی ہے. لیکن اس سے پہلے یہ بتا دیا جائے کہ میں بھی ووٹ ڈالنے کے لیے وہاں پہ گیا تھا, اور جن لوگوں کو میں نے ووٹ ڈالے گو کہ سارے کے سارے تو کامیاب نہیں ہوئے, لیکن زیادہ تر وہ لوگ کامیاب ہو گئے جن کو میں نے ووٹ دیا تھا. اور کوئی ایسے بھی ہیں جو نہیں جیت سکے, خصوصی طور پہ جو گورننگ باڈی ہے وہاں پہ 9 لوگوں نے کامیاب ہونا ہے, جبکہ وہاں پہ کوئی 15-16 لوگ موجود تھے. ان 9 میں سے جن کو میں نے ووٹ دیا اکثر کامیاب ہو گیا, اور کچھ کامیاب نہیں ہو سکے. اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جیتنے والے امیدواروں کے نام. ارشد انصاری صاحب یہ کامیاب ہوئے, ووٹ میرا خیال ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, یہاں پہ مسترد ووٹوں کی تعداد بھی دی گئی ہے. جنرل سیکرٹری افضال طالب صاحب کامیاب ہوئے ہیں, اور سینئر نائب صدر کامیاب ہوئے ہیں جرنلسٹ گروپ کے سلیمان قریشی. نائب صدر کامیاب ہوئی ہے ناصرہ عتیق صاحبہ, اور ان کا تعلق ہے گرینڈ الائنس سے. یہ واحد سیٹ گرینڈ الائنس کی طرف سے جیتی گئی ہے. باقی جتنی بھی ایگزیکٹو سیٹیں ہیں ساری کی ساری جرنلسٹ پینل نے جیتی ہیں. آگے چلتے ہیں. نائب صدر 2 ہوتے ہیں. دوسری نائب صدر کامیاب ہوئی ہے مدیحہ الماس صاحبہ. ان کے مقابلے میں سمینہ پاشا صاحبہ تھیں. مدیحہ الماس صاحبہ وقت نیوز میں ہماری کولیگ ہوا کرتی تھیں, بلکہ کئی صبح کے پروگراموں میں یہ میزبان ہوا کرتی تھی, اور ہم لوگ مہمان کے طور پہ جایا کرتے تھے. ان کے ساتھ کئی سالوں کے بعد کل ہی وہاں پہ ملاقات ہوئی ہے. آگے چلتے ہیں. خزانچی کی سیٹ جیتی ہے سالک نواز نے, اور جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں عمران شیخ. عمران شیخ کی طرف سے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور الیکشن سے پہلے بھی الیکشن کے دوران بھی لمحے کی خبر دے رہے تھے, لمحے کی صورتحال سے گروپ کے لوگوں کو آگاہ کر رہے تھے. وادی تیرہ کے آپریشن کی بات کر لیتے ہیں. وہاں پہ سہیل افریدی اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ مرکزی حکومت وہاں پہ آپریشن کروا رہی ہے, اور وہاں پہ لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا ہے, اور ایسی شدید سردی میں ان کو بے گھر کیا گیا ہے کہ ان کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. جبکہ حکومت کی طرف سے عطا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ مرکزی حکومت آپریشن نہیں کروا رہی, بلکہ یہ آپریشن کیسے ہو رہے اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ فوج پر الزام لگا رہے ہیں, اور یہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں کہ مرکزی حکومت کی طرف سے یا فوج کی حکومت کی طرف سے یہ آپریشن کیا جا رہا ہے. تو کون آپریشن کر رہا ہے
तारड़ साहब की तरफ से इनकार किया गया है कि फौज ये ऑपरेशन नहीं कर रही, बल्कि उन्होंने सारा मलबा सोहेल अफरीदी और उनकी हुकूमत पर डाल दिया कि ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। तो उनकी तरफ से क्या कहा गया थोड़ा सा आपके सामने रख देते हैं, ज़्यादा तफसील में नहीं जाते। अता तारड़ कहते हैं कि खुफिया ऑपरेशन जारी रहते हैं, वादी तीरा से इनखला को फौज से जोड़ना दुरुस्त नहीं, केपी की हुकूमत गलत बयानी ना करे, रजा कराना नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब के फंड रखे गए, इलाके खाली कराने से मुतल्लिक प्रोपेगेंडा और खबरें गलत हैं, केपी की हुकूमत सूबे की बेहतरी पर तवज्जो दे, अवामी फलाह के मनसूबे शुरू करे, एहतजाज की काल सुन कर लोग थक गए हैं, फौज के अहकामात पर इलाका खाली कराने के बयानात मन घड़त हैं, सिक्योरिटी इदारों को बदनाम करने की कोशिश है। तो अता तारड़ साहब की तरफ से कहा गया कि वहाँ पे कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं हो रहा, तो क्या लोग वहाँ से अपने आप उठ के घरों से बाहर निकले, सर्दी में जाके बैठ गए। तो अबादुल्ला साहब की बात करते हैं, मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये कामयाब हुए और आजकल ये अपोजिशन लीडर हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के, उनकी तरफ से कहा गया उन्होंने तारड़ साहब के बयान की भी तरदीद कर दी। तो अफरीदी के बयान की तो उन्होंने तरदीद करी थी, उन्होंने कहा कि अफरीदी साहब का इत्तेफाक राय हुआ था ऑपरेशन पर और इनकी मर्जी से ऑपरेशन हो रहा है। जब वहाँ से लोग उठे हैं तो इनकी तरफ से इल्जाम लगाना शुरू कर दिए गए और इनकी तरफ से कहा जाने लगा कि हमने ऑपरेशन नहीं किया। एक तरफ तारड़ साहब क्या बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनका अपना बंदा क्या बात कर रहा है। बहरहाल ये मामला खराब होता चला जा रहा है। अफरीदी की तरफ से मजीद भी सख्त बयान आए हैं, उनकी तरफ से एक बार फिर DGISPR जनाब अहमद शरीफ चौधरी साहब पर शदीद तनकीद की गई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि गवर्नर राज राणे की भी इनकी प्लानिंग थी और इसके साथ साथ ये मुझे हटाना भी चाहते हैं, मेरी जगह पे किसी और को लाना चाहते हैं। अगर ये दोनों में कामयाब नहीं होते, मुझे हटाने में और गवर्नर राज लगाने में, तो फिर मुझे ये कत्ल करवा देंगे। ये अफरीदी साहब की तरफ से कहा गया है। इसमें कितनी सदाकत हो सकती है अल्लाह बेहतर जानता है। ये आपके सामने एक भाई साहब का बयान रखते हैं, जैसी शक्ल वैसी उनकी तरफ से बात कर दी गई है। कुछ लोगों को इनकी शक्ल भी भली लगती है और इनकी बात भी भली लगेगी और कुछ लोगों को इनकी बात अच्छी नहीं लगेगी। तो इनकी तरफ से क्या कहा गया है, ये कहते हैं कि GHQ हमला केस में इमरान खान न्याजी का ट्रायल हो रहा है जनवरी के इसी महीने में, इसी हवाले से बड़ी खबर आ जाएगी। फिर बाहर से खाने, देसी घी के कुक्कड़ सब बंद हो जाएंगे। तो नाजरीन आप खुद फैसला कीजिए कि इनकी तरफ से ये जो बात की गई है ये अच्छी है या फिर बुरी है। हमने कहा कि जैसी शक्ल वैसी इनकी तरफ से बात कर दी गई है। हमने ये नहीं कहा कि अगर शक्ल अच्छी ना हो तो फिर बात अच्छी की जाए। हमने ये कहा कि जैसी शक्ल वैसी बात कर दी गई है। अब ये आपने फैसला करना है कि इनकी बात कितनी अच्छी है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।